हेलो स्टूडेंट, मैं सारिका आज के इस वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 की पूरक पाठ्य पुस्तक संचयन में निहित पाठ 1 हरियर काका, जिसे लिखा है मिथिलेश्वर ने, जिसका भाग 1 आज हम देखने वाले हैं। पाठ की शुरुआत करने से पूर्व हम देखते हैं पाठ का पाठ प्रवेश। प्रस्तुत पाठ हरियर काका के माध्यम से लेखक मिथिलेश्वर जी ने ग्रामीण जीवन, पारिवारिक जीवन और हमारे आस्था के प्रतीक धर्म स्थानों में फैलती जा रही स्वार्थ वृत्ति को उजागर किया है। इस पाठ में हरिहर काका नामक एक बुजुर्ग व्यक्ति के साथ उनके ही परिवार के लोगों द्वारा जमीन के लालच में किए अत्याचार को उजागर करते हुए समझाया है कि किस प्रकार पारिवारिक रिश्तों में प्यार, भाईचारे का स्थान स्वार्थ ने ले लिया है। लेखक ने यह भी समझाया है कि जिन धार्मिक स्थलों के प्रति हमारी गहरी आस्था होती है, वहां पर भी निस्वार्थ सेवा की जगह स्वार्थ, लालच और हिंसा वृत्ति ने ली है। हरियर काका के साथ इन दोनों जगह से अर्थात परिवार और धार्मिक स्थल से किस प्रकार का व्यवहार हुआ, यही इस कहानी के माध्यम से बताया गया है। यह कहानी न केवल ग्रामीण जीवन को बल्कि शहरी जीवन के यथार्थ को भी उजागर करती है। इस कहानी में कथावाचक अर्थात लेखक, जो इस कहानी का एक पात्र है, आपको हरियर काका की कहानी सुना रहा है। तो चलिए हम देखते हैं कहानी हरियर काका। पाठ के आरंभ में हरियर काका की मनस्थिति का वर्णन लेखक ने किया है। लेखक कहते हैं कि हरियर काका के यहाँ से मैं अभी अभी लौटा हूँ। कल भी मैं उनके यहाँ गया था, लेकिन न तो वह कल ही कुछ कह सके और न ही आज ही। दोनों दिन उनके पास में देर तक बैठा रहा, लेकिन उन्होंने कोई बातचीत नहीं की। जब उनकी तबीयत के बारे में पूछा, तब उन्होंने सिर उठाकर एक बार मुझे देखा, फिर सिर झुकाया और मेरी ओर नहीं देखा। हालांकि उनकी एक ही नजर बहुत कुछ कह गई। जिन यंत्रणाओं के बीच अर्थात जिन कष्टों के बीच वह घिरे थे, जिस मनस्थिति में वह जी रहे थे, उसमें आंखों से ही बहुत कुछ कह देती थी। मुंह खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेखक समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ऐसी क्या बात है कि इतनी बातचीत करने वाले हरियर काका एकाएक इतने खामोश क्यों हो गए, और 2 दिनों तक लगातार उनसे पूछने के बावजूद भी उन्होंने उनसे कुछ भी क्यों नहीं कहा। अपने और हरियर काका के आपसी संबंधों के बारे में बताते हुए कहते हैं कि हरियर काका की जिंदगी से मैं बहुत गहरे में जुड़ा हूँ। अपने गांव में जिन चंद लोगों को मैं सम्मान देता हूँ, उनमें हरियर काका भी एक है। हरियर काका के प्रति मेरी आसक्ति अर्थात लगाव के अनेक व्यावहारिक और वैचारिक कारण हैं। उनमें प्रमुख कारण 2 हैं। एक तो यह कि हरियर काका मेरे पड़ोस में रहते हैं, और दूसरा कारण यह है कि मेरी माँ बताती हैं कि हरियर काका बचपन में मुझसे बहुत दुलार करते थे। अपने कंधे पर बिठाकर पूरा गांव घुमाया करते थे। जिस प्रकार एक पिता अपने बच्चे को जितना प्यार करता है, उससे कहीं ज्यादा प्यार हरियर काका मुझसे करते थे। और जब मैं सयाना हुआ, तब मेरी पहली दोस्ती भी हरियर काका के साथ ही हुई। हरियर काका ने भी जैसे मुझसे दोस्ती के लिए ही इतनी उम्र तक प्रतीक्षा की थी। माँ बताती हैं कि मुझसे पहले गांव में किसी अन्य से उनकी इतनी गहरी दोस्ती नहीं हुई थी। वह मुझसे कुछ भी नहीं छुपाते थे, सब खुलकर बातें करते थे। लेकिन आज जब मैं उनसे इतने दिनों के बाद मिलने गया, तब उनकी स्थिति देखकर मैं बहुत चिंतित हो गया। मैं समझ नहीं पा रहा था कि उनके साथ ऐसा क्या घटित हो गया कि वह इस स्थिति में घिर गए। लेखक यह भी बताते हैं कि जैसे लेखक के पिता नहीं थे और हरियर काका की कोई संतान नहीं थी,
शायद यही एक वजह थी दोनों के बीच इतना गहरा रिश्ता बना था, क्योंकि एक पिता के प्यार से वंचित था और दूसरा संतान के प्यार से, और दोनों ने एक दूसरे से मित्रता कर अपने जीवन की इस कमी को पूरा किया था। हरिहर काका की स्थिति के पीछे कौन जिम्मेदार है, ये जानने से पूर्व लेखक कहते हैं कि पहले उनके गांव और ठाकुरबाड़ी के बारे में बताना बहुत आवश्यक है। लेखक कहते हैं, मेरा गांव कस्बाई शहर आरा से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। हसन बाजार बस स्टैंड के पास। गांव की कुल आबादी 2,500-3 हजार से ज्यादा नहीं होगी। मेरे गांव में 3 प्रमुख स्थान हैं। पहला, गांव के पश्चिम के किनारे का बड़ा सा तालाब। दूसरा, गांव के मध्य स्थित बरगद का पुराना वृक्ष। और तीसरा है गांव के पूर्व में ठाकुर जी का अर्थात कृष्ण भगवान जी का विशाल मंदिर, जिसे गांव के लोग ठाकुरबाड़ी कहते हैं। गांव में इस ठाकुरबाड़ी की स्थापना कब हुई, इसकी ठीक ठाक जानकारी तो किसी को नहीं है, पर इस संबंध में एक कहानी गांव में काफी प्रचलित है। लोग कहते हैं, वर्षों पहले जब यह गांव पूरी तरह बसा भी नहीं था, तब कहीं से एक संत आकर इस स्थान पर झोपड़ी बना रहने लगे। वह सुबह शाम यहाँ ठाकुर जी की पूजा करते, लोगों से मांगकर खा लेते थे और पूजा पाठ की भावना लोगों के मन में जागृत करते थे। बाद में लोगों ने चंदा एकत्रित कर यहाँ ठाकुर जी का एक छोटा सा मंदिर बनवा लिया। फिर जैसे जैसे गांव बसता गया, आबादी बढ़ती गई और मंदिर का विस्तार भी उसके साथ साथ होता गया। अब लोग ठाकुर जी को मनौती अर्थात मन्नत मांगते कि हमें पुत्र हो या किसी मुकदमे में हमारी विजय हो, हमारी लड़की की शादी किसी अच्छे घर में तय हो, लड़के को नौकरी मिल जाए। और जब उनकी ये सारी मनौतियां पूरी हो जाती तो वह बहुत खुश हो जाते। ऐसे में अपनी खुशी में वे ठाकुर जी पर कभी रुपए, जेवर और कभी कभी अनाज चढ़ाते, और यदि खुशी बहुत ज्यादा है तो ठाकुर जी के नाम अपने खेत का एक छोटा सा टुकड़ा लिख देते थे। यह परंपरा आज तक जारी है और धीरे धीरे लोगों के मन में इस ठाकुरबाड़ी के प्रति एक विश्वास बढ़ता गया। अब तो लोगों को ऐसा लगने लगा था कि यदि उनके खेतों में अच्छी अनाज या अच्छी फसल हो जाती है तो उसका सारा श्रेय वह ठाकुर जी को ही देते थे। और धीरे धीरे ठाकुरबाड़ी का विकास भी 1000 गुना होने लगा था। यह ठाकुरबाड़ी अब पूरे आसपास के इलाके की एक बहुत बड़ी ठाकुरबाड़ी बन गई थी और मेरे गांव को अब इसी ठाकुरबाड़ी के कारण लोग जानने भी लगे थे। देखते ही देखते ठाकुरबाड़ी के पास अब 20 बीघा जमीन एकत्रित हो गई थी। अब इसीलिए उसके कार्य को देखने के लिए वहां के धार्मिक लोगों ने एक समिति का गठन किया, जिसमें प्रत्येक 3 साल के लिए एक महंत और एक पुजारी की नियुक्ति की गई। वही दोनों इस ठाकुरबाड़ी का सारा कार्य देखते थे। ठाकुरबाड़ी के कुछ कार्य भी थे, जैसे ठाकुर जी के प्रति लोगों के मन में भक्ति भावना निर्माण करना, धर्म से विमुख लोगों को रास्ते पर लाना, ठाकुरबाड़ी में रोज भजन कीर्तन करना। जब गांव पर कोई मुसीबत आए, कभी बाढ़ या कोई भी सूखे की चपेट में गांव आ जाता, तो ठाकुरबाड़ी के अहाते में ही अर्थात उसके आंगन में ही तंबू लगा दिया जाता और लोग वहीं पर ठाकुरबाड़ी के अंदर आकर रहने लगते। साथ ही साथ कई साधु संतों का आना जाना भी शुरू हो गया, जिसके कारण अखंड हरि कीर्तन वहां शुरू होने लगा। इसके अतिरिक्त गांव में किसी के भी पर्व त्योहार की शुरुआत ठाकुरबाड़ी से ही होती थी। होली में सबसे पहले गुलाल ठाकुर जी को ही चढ़ाया जाता। दिवाली का पहला दीप ठाकुरबाड़ी में जलता। जन्म, शादी और जनेऊ के अवसर पर अन्न वस्त्र की पहली भेंट ठाकुर जी के नाम की जाती थी। यहाँ तक कि ठाकुरबाड़ी के ब्राह्मण साधु व्रत कथाओं के दिन घर घर घूमकर कथा वाचन करते। लोगों के खलिहान में अर्थात खेतों में जब फसल की पहली अनाज उगता
तो उसकी जब अनाज की ढेरे तैयार हो जाती तो उसका पहला एक हिस्सा निकाल कर ठाकुर जी के नाम किया जाता। ये लोगों के ठाकुर जी के प्रति विश्वास का ही एक प्रमाण था। साथ ही साथ ठाकुरबाड़ी के साथ अधिकांश लोगों का संबंध धीरे धीरे बहुत गहरा होने लगा था। मन और तन दोनों स्तर पर कृषि कार्य से अपना बचा हुआ समय लोग ठाकुरबाड़ी में बिताते। दिन भर अपने खेतों में काम करते और शाम में वह ठाकुरबाड़ी के मंदिर आ जाते और वहाँ साधु संतों के प्रवचन सुनते और साथ ही साथ उनके साथ कुछ धर्म कर्म का काम करते। परिस्थितिवश इधर हरे काका ने भी ठाकुरबाड़ी में जाना बंद कर दिया। पहले वह अक्सर ठाकुरबाड़ी में जाते थे अपना मन बहलाने के लिए, लेकिन लेखक कहते हैं मैं जब भी ठाकुरबाड़ी चला जाता हरे काका के साथ, परंतु मुझे वहाँ के महल पुजारी बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे। मुझे लगता था कि यह लोगों के द्वारा दिए गए अनाजों पर पलने वाले निठल्ले ही लोग हैं। लेखक यहाँ पर हरे काका के परिवार के बारे में बता रहे हैं। लेखक कहते हैं कि 4 भाइयों का यह एक संयुक्त परिवार था। चारों भाइयों की शादियां हो गई थी। हरे काका का नंबर दूसरा था। हरे काका को छोड़कर बाकी सभी भाइयों को बच्चे हो गए थे। उसमें से 2 भाइयों के बच्चे तो काफी बड़े हो गए थे कि उनकी शादियां भी हो गई थी और उसमें से तो एक शहर में क्लर्की का काम भी करता था। परंतु हरे काका की कोई संतान नहीं थी। संतान की चाह में हरे काका की 2 शादियां हुई थी, परंतु दोनों पत्नियां बिना कोई औलाद पैदा किए इस दुनिया से स्वर्ग सिधार चुकी थी। लोगों ने उन्हें तीसरी शादी करने की सलाह दी, परंतु अपनी गिरती उम्र और धार्मिक संस्कारों की वजह से हरे काका ने तीसरी शादी करने से इनकार कर दिया और वे अपने भाइयों के बच्चों को ही अपना बच्चा मानकर उन्हीं के साथ प्रेम पूर्वक उनके साथ रहने लगे थे। हरे काका के परिवार के पास कुल 60 बीघे जमीन थी। प्रत्येक भाइयों को के हिस्से 15 बीघे आती थी। खेती पर ही वे लोग निर्भर थे, इसलिए शायद वे संयुक्त परिवार में ही रहते थे। हरे काका ने अपनी अपनी पत्नियों को यह हिदायत दे रखी थी कि वे हरे काका का ध्यान रखें, उन्हें समय पर खाना नाश्ता दें, उन्हें क्या चाहिए क्या नहीं इसकी पूछताछ करें और ध्यान रखें कि उन्हें किसी बात की तकलीफ ना हो। शुरू शुरू में उनकी पत्नियों ने यह सब किया, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने हरे काका की तरफ ध्यान देना छोड़ दिया। इधर तीनों भाई भी अपनी अपनी गृहस्थी में खोकर हरे काका की खबर लेना भूल गए। भाइयों की पत्नियां केवल अपने अपने पतियों के लिए अच्छा अच्छा खाना बनाती, अच्छे अच्छे व्यंजन बनाती और जब वे खेती से आते तो उनको वह खिलाती। कोई भी भाई ये पूछता नहीं था कि काका ने खाना खाया या नहीं, या वो कैसे हैं, क्या कर रहे हैं। इधर भाइयों की पत्नियां काका को रोजाना रूखा सूखा और बचा कुचा खाना देती थी। बेचारे काका कुछ भी नहीं कहते थे और जो भी मिलता था उसे खाकर चुप रहते थे, उस पर ही अपना संतोष मान लेते थे। धीरे धीरे ऐसा होने लगा कि इतने बड़े घर में काका को पूछने वाला कोई नहीं होता था। बेचारे काका की कभी तबीयत खराब हो जाती तो कोई उनको पानी तक पूछने वाला नहीं था। इतना बड़ा परिवार था, परंतु किसी के पास उनके लिए समय नहीं था। सब अपने अपने कामों में व्यस्त थे। बच्चे तो थे घर में, परंतु वो कभी तो पढ़ते या तो फिर अपने धमाचौकड़ी मचाते। उनके साथ भाई खेतों पर गए होते और घर की औरतें तो उनका हाल पूछती तक नहीं थी। दालान के कमरे में अकेले ही हरे काका पड़े रहते। जब उन्हें किसी चीज की जरूरत होती तो वे खुद ही उठते। ऐसे में काका को अपनी मरी हुई पत्नियों की याद आती थी और उनकी आंखें भर आती थी। धीरे धीरे भाइयों के परिवार के प्रति काका के मोह भंग की शुरुआत होने लगी थी। अब उन्हें ऐसा लगने लगा था कि यहाँ पर उन्हें पूछने वाला कोई नहीं है। अब इस घर में उनकी इज्जत पहले जैसे नहीं रही थी और धीरे धीरे उनके मन में भाइयों के प्रति
कि इस व्यवहार के प्रति एक प्रकार का गुस्सा जमा होने लगा और एक दिन इसका विस्फोट भी हुआ। ऐसा हुआ कि उस दिन शहर में क्लर्की करने वाले भतीजे का एक दोस्त गांव आया। उसी के आगमन के उपलक्ष्य में 2-3 तरह की सब्जी, चटनी, रायता आदि घर में बना। बीमारी से उठे हरे काका का मन भी स्वादिष्ट भोजन करने के लिए बेचैन था। मन ही मन उन्होंने अपने भतीजे के दोस्त की सराहना अर्थात तारीफ भी की कि उनके बहाने उन्हें अच्छी चीजें आज खाने को मिलेगी। लेकिन हुआ बिल्कुल इसके विपरीत। सभी लोगों ने खाना खा लिया, किसी ने उन्हें पूछा तक नहीं। उनके तीनों भाई भी खाना खाकर फिर से खेत पर चले गए। इधर काका को बहुत भूख लगी थी। अंत में वे स्वयं ही उठकर कमरे के दालान से निकलकर घर में प्रवेश किए। तब उनके छोटे भाई की पत्नी ने उनको रूखा सूखा खाना लाकर उनके सामने परोस दिया, जिसमें बचा हुआ भात, मट्ठा और अचार था। बस हरे काका के बदन में तो जैसे आग लग गई। उन्होंने थाली उठाकर बीच आंगन में फेंक दी और थाली की तेज आवाज के साथ आंगन में थाली गिरी। पूरे आंगन में भात बिखर गया। घर में बैठी लड़कियां, बहुएं सब एक साथ बाहर निकल आई। हरे काका गरजते हुए बोले, हवेली से दालान की ओर चल पड़े। समझ रही हो कि मैं मुफ्त में खाता हूँ? तो अपने मन से ये बात निकाल देना। मेरे हिस्से के खेत की पैदावार इसी घर में आती है। यदि मैं वो सारा पैसा अपने पास रखूं तो मैं 2-4 नौकर रख सकता हूं और आराम से खा सकता हूं। तब मुझे किसी बात की कमी नहीं रहेगी। तुमने मुझे क्या अनाथ और बेसहारा समझ लिया है? मेरे धन पर तो तुम लोग मौज कर रही हो, लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगा। सबको उसका मजा जरूर चुकाऊंगा। और यहाँ पर हरे काका की सहन शक्ति खत्म हो गई और वे गुस्से से उबल पड़े। आज के पाठ में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगले पाठ के साथ हम अगले भाग में देखते हैं। चलिए देखते हैं आज जो भाग हमने पढ़ा उस पर आधारित प्रश्न अभ्यास। प्रश्न 1, कथावाचक और हरे काका के बीच बने गहरे संबंधों का क्या कारण था? प्रश्न 2, ठाकुरबाड़ी के प्रति गांव वालों के मन में अपार श्रद्धा क्यों थी? प्रश्न 3, हरे काका के परिवार के बारे में हमें क्या बताया गया? परिवार के लोगों का उनके साथ कैसा संबंध था? और प्रश्न 4, हरे काका अपने परिवार से क्यों नाराज हो गए? उनकी सहन शक्ति कब खत्म हुई? आशा करती हूँ इन चारों प्रश्नों के उत्तर इस भाग को सुनकर आप अच्छे से लिख पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।